एवरो इंडिया है जो प्लास्टिक फर्नीचर्स मैन्युफैक्चर करती हैं। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं जैसे नीलकमल, महाराजा, सुप्रीम। तो ये कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे अपने ब्रांड को इनके ब्रांड से? क्या है, जब तक आपका डिफरेंशिएटर नहीं है ना, तब तक काले अक्षर भैंस बराबर, सब एक जैसे लगते सब हैं। एक जैसे लगते हैं। आपको सुनकर इतना अच्छा लगेगा कि मैं आपको कहूँ कि पूरे भारत में हमारी कंपनी इकल्ली ऐसी कंपनी है, एवरो इंडिया लिमिटेड, जिसके पास 28 डिज़ाइन्स रजिस्टर्ड हैं। आपने अभी रिसेंटली 10 मार्च 2026 में एक ऑपरेशन शुद्धि के नाम से एक मूवमेंट चालू किया है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में हमें? मेरा एक बहुत मैसिव, बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि मैं प्लास्टिक को बहुत अच्छे से समझने लग गया हूँ। आप मान के चलो, मेरे खून में 50% प्लास्टिक दौड़ता होगा, इतना मैं प्लास्टिक को समझने लग गया हूँ। सर, आपने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था जिसमें आप ट्रांसजेंडर्स को एम्पावर करते हैं और उनके लिए आपने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री मॉडल भी तैयार किया है। थोड़ा उसके बारे में हमें बताएँगे? ट्रांसजेंडर तो थर्ड जेंडर है, जिसको हिजड़ा, किन्नर या जो भी बोलते हैं, उसका एक तरह से हम ये मान के चलो, उनका तो कोई स्थान होता ही नहीं है, उनकी तो कोई जगह है ही नहीं। हमारे और आप जैसे घरों की बेटियां ही वो बच्चों को पैदा करती हैं। ऐसे लोगों को माता पिता छोड़ देते हैं समाज में धक्के खाने के लिए। तो मैंने क्या सोचा, मैं पहली बार पूरे भारत में ये मुहिम चलाने जा रहा हूँ। क्या कि मैं किन्नर समाज के लिए एक शानदार फैक्ट्री बनाऊंगा, जिसके अंदर सारा ओन ऑपरेटेड बाय उनके कारण ही होगा। वही वही शटर खोलेंगे, वही बंद करेंगे, वही चलाएंगे। अगर किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, ना पैसे हैं, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, तो आप उस इंसान को कैसे सपोर्ट करेंगे उसका एक करियर बनाने में या उसकी एक लाइफ़ बनाने में? तारीफ करनी चाहिए अंकिता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ऐसे सवाल नॉर्मली लोग पूछते नहीं हैं। मेहनत, शराफत, नियत, 3 चीज़ चाहिए मुझे। पैसा नॉट नेसेसरी। वेलकम बैक टू रियल टॉक विद अंकिता। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता। प्लास्टिक बुरा है, ये हम सब जानते हैं, पर एक आदमी है जो प्लास्टिक से ही प्लास्टिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो एक ऑर्गन डोनेटर है। उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को एम्पावर किया है और एक ऑपरेशन शुद्धि नाम से उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है। उनका नाम है मिस्टर सुशील कुमार अग्रवाल। वो फाउंडर एंड चेयरमैन है ऑफ एवरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो एक फर्नीचर कंपनी है, और उनका आईपीओ भी रिलीज हो चुका है। दैट मीन्स वो एनएससी और बीएससी में भी लिस्टेड है। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सर, आप हमें बता सकते हैं कि आपने अपनी शुरुआत कैसे की है? बिकॉज़ आपने जैसे हमें बताया था कि यू डोंट कम फ्रॉम अ वेरी एस्टैब्लिश्ड फैमिली, तो आपका मतलब आपने ये यहाँ से यहाँ तक आप कैसे पहुँचे हैं? अंकिता जी, जब इंसान पैदा होता है ना, तो अमीर या गरीब पैदा नहीं होता, इंसान पैदा होता है। अमीरी या गरीबी विरासत में मिलती है। आप किसके घर, मुकेश अंबानी के घर पैदा हुए तो अमीर पैदा हुए, रामलाल के पैदा हुए, गरीब के पैदा हुए तो गरीब पैदा हुए, दैट्स इट। और आप मान के चलिएगा कि ज़िंदगी में अमीर की तो बात मैं नहीं करता, गरीब को हर छोटी-छोटी सुविधा के लिए, कितनी छोटी सुविधा, टूथपेस्ट खरीदने से लेकर के, वॉशरूम की एक्सक्लूसिव फैसिलिटी के लिए, या फिर कपड़े पहनने के हिसाब से, रात को रज़ाई ओढ़ने के हिसाब से, हीटर चलाने के हिसाब से, एयर कंडीशनिंग के हिसाब से, पंखा होने के हिसाब से, क्या-क्या चीज़ें की स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब मान के चलिएगा, जीवन में ऐसा लगता है जैसे इसके लिए कुछ है ही नहीं। जो भी साजो-सामान बना हुआ है, वो समाज के लिए बना हुआ है, दूसरों के लिए बना हुआ है। ऐसे लोगों के लिए, गरीब जो इंसान होता है, उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की कोई कॉस्ट है। और कॉस्ट की जब बात आती है, तो उसके पास वक़्त तो है, पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं होता ना, तो आपका फ्री वक़्त पड़ा है, आपका कोई काम धंधा नहीं होता। मैंने भी ऐसे गरीबी में जन्म लिया, जहाँ हम लोगों के लिए स्ट्रगल एक सुबह-शाम ये रहता था कि यार आज कैसे इस गुज़ारा करेंगे। मैं ये तो नहीं कहता रोजी-रोटी के लाले थे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि हमारे पास साज सुविधा नहीं थी। जैसे एग्ज़ाम्पल, हमारे पास छोटी-सी साइकिल चलाने के लिए जो बच्चों की होती है, वो भी नहीं थी, वो भाड़े पे लेके आते थे। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो किताबों को भाड़े पे खरीदते थे कि 10-10 पैसा पर डे का किताब पढ़-पढ़ के तब किताब की पढ़ाई-लिखाई करनी शुरू करी। और लेट्स से साइकिल नहीं थी तो वॉक करके जाते थे, बसों में जाते थे। तो मतलब ज़िंदगी इस प्रकार से रही, वहाँ से स्ट्रगल करते रहे। और आज आपको मैं बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अंकिता जी, बहुत लोगों को शायद ये बात थोड़ी हजम भी नहीं होगी और बड़ा अजीब भी लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में जब आपके सामने बैठा हूँ, आज मैं 65 का हो गया हूँ। मैं मात्र 13 साल का था जब मैंने काम करना शुरू किया, और मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ तो करीब-करीब मैं 15 बिज़नेस अपनी लाइफ में बदल चुका हूँ, जो टोटली अनरिलेटेड है। साइकिल पार्ट्स का, अप्लायंसेस बेचने से लेकर के, मिक्सर ग्राइंडर बनाने से लेके, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, ग्लास बनाने का, साइकिल नहीं बनाने का, फर्नीचर बनाने का, ऐसी
दुनिया तरह के 15 तरह के बिजनेस में बदल चुका हूँ। 16-17 बिजनेस मेरे पास चल रहा है, 15-16-17 मेरे पास चल रहा है। 22 घर मैंने लाइफ में बदले हैं, 22 घर। अंकिता जी, इट इज़ नॉट ए ईजी जॉब। अपना लगेज पैक करें, 22 घर तो बदले ही हैं। मैं हर साल 100 दिन मिनिमम ट्रैवल करता हूँ, 100 दिन। ईजी नहीं अभी होता भी? है क्या? यस, कहना बहुत ईजी है कि हाँ इसे क्या, ट्रैवल तो सारी दुनिया करती है। और ये बिजनेस ट्रैवल है, ये प्लेजर और लग्जरी ट्रैवल नहीं है कि मैं छुट्टी पर नहीं जाता। छुट्टी कब ली थी मुझे याद नहीं है, छुट्टी पर नहीं, काम के सिलसिले में मैं ट्रैवल करता हूँ। तो आप मान के चलिए पूरे विश्व में घूमा, पता नहीं क्या क्या किया है, तकलीफ़ें पा के, थपेड़े खा करके। जब मुझे ज़िंदगी में ऐसा लगा कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। जिसका पैसा है उसकी आवाज़ ऊंची है। जैसे कहते हैं गरीब की जोरू सबकी भाभी, क्योंकि गरीब है। अमीर होती है तो बोलते हैं मैडम, है ना, बदल जाता, संबोधन बदल जाता। गरीब की जोरू सबकी भाभी होती है। तो आप मान के चलिए गरीब का मन लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं पता है अंकिता जी? इसके पर ना तो ईमान धर्म है, ना अकल है, ना समझ है, ना आत्मसम्मान है, ना पढ़ा लिखा है, ना समझदार है, ना किस्मत वाला। वो सारी कमियां पूरे विश्व की समाज की जो वो गरीब में ही होगी। सही बात लोगों है। इस प्रकार लेबर किया जाता है, ये दुर्भाग्य है। बेशक वो उसके पास डिग्री हो, सब एब्सोल्युटली। कुछ हो, बट हाँ उसको एक टाइटल हाँ, दे दिया जाता सुदामा है। सुदामा ही रहेगा, है ना, इस तरह से। क्या? तो क्या है, ये तो भगवान कृष्ण थे, सुदामा को पहचान गए, उसको अपने गले लगा लिया। लेकिन समाज ऐसा नहीं है। समाज बहुत ही बेदर्दी है, निर्दयी है। देखने को बात बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी लोग करते हैं, लेकिन जब जरूरत आती है, वक्त पड़ने पर सबके फ़ोन बंद हो जाते हैं, सबकी नज़रें बदल जाती हैं, आवाज़ बदल जाती है, हर एक का तरीका बदल जाता है। गरीब की या ज़रूरतमंद की, इंसान की कोई वैल्यू नहीं करता। मैं वहाँ से उठ के आया। आपने मान के चले अंकिता जी, आज मैं 53 साल से काम करता हूँ, 65 हो गया हूँ। मैं आज भी अपनी गरीबी से लड़ता हूँ। मैं भूला नहीं अपने दिन, कैसे मैंने, लेट से, एक बार मैं पैसे के अभाव में, पैसा बचाने के लिए मैंगलोर के, कर्नाटका मैंगलोर है, उसके बस स्टैंड में ठंड के दिनों में मैं पत्थर पे सो गया। जो सिटिंग के लिए प्लेटफॉर्म होते हैं ना, तो मैंने सोचा भी कहाँ सोए। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं ना, बस स्टैंड पे सोएंगे तो एटलीस्ट चहल पहल है, ये तो पता नहीं कोई पुलिस वाला आके मारा पीटी कर दे। तो मैं सो गया 24 रुपये बचाने के लिए, है ना। ऐसे दिन हम लोगों ने देखे हैं। वहाँ से उठ के आने के बाद मन में एक ही तमन्ना रही कि काम करना, काम करना, काम करना। मेरा आज धर्म कर्म, दिन रात पूजा इबादत सब कुछ मेरा कर्म, काम के अलावा कुछ है ही नहीं। और उसको करते करते आज मैं भगवान की दया से, समाज की दया से, अपनी जो भी हमारे कहते हैं भगवान पूर्वज की मेहरबानी से, आशीर्वाद से, मैं आज एक स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी चलाता हूँ, जो भारत की 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी है। इंडिया की लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट है गाज़ियाबाद में। 4 प्लांट हमारे चलते हैं। और ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड होने के कारण करीब करीब मान के चलो 200 करोड़ रुपए की इसकी वर्थ है। आने वाले वक्त में हमारे सपने इतने बड़े हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है, इतना पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है कि हम उसको 25-50 गुना आगे लेकर चले जाएंगे। कई हज़ारों करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू क्रिएट करने का मन में प्रण है, और उसके लिए सुबह शाम दिन रात अथक मेहनत भी हो रही है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरी जर्नी है। सर, आपने लिटरली बहुत लोगों को इंस्पायर किया है सर। आपने इनफैक्ट मुझे इंस्पायर किया है। थैंक यू। पर सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने, जैसे आपने कहा कि आपने 15 से ज़्यादा वेंचर्स पे काम किया, पर आपने यही क्यों चूज़ किया कि आपको प्लास्टिक इंडस्ट्री में ही जाना है? ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न? नहीं अंकिता जी, मैंने अपनी लाइफ में अपनी चॉइस नहीं करी। लाइफ मुझे में तो जो मिल गया ना, जैसे आपने लोग उठाते हैं तो ऐसे उठाते हैं, है ना। मैंने हमेशा ऐसे मांगा है, हाथ आगे करके, डाल दो इसमें जितना डालना है। मैंने अपनी झोली पसार दी, इसमें डाल दो जितना डालना है। मेरे झोली में, मेरे हाथ पे लोगों ने थूका भी होगा, जूते ही मारे होंगे, गालियाँ भी देंगे, मेरे मुंह पे बुक्कड़ नंगा बोला है मेरे को, दिल खोल करके और बेदर्दी के साथ बोला है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं अपनी किस्मत से ये सोच के नहीं लड़ा कि मुझे ये नहीं ये करना, मुझे ये नहीं ये पाना। नो, मुझे किस्मत जहाँ लेगी मैं चलता चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जा। मैं अपनी किस्मत से, अपनी गरीबी से हर रोज़ दंगल करता हूँ अंकिता जी, हर रोज़। आज भी मेरी गरीबी मेरे को मारती है, 4 बार गिराती है, 6 बार मैं भी गिराता हूँ। तभी ज़िंदगी में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। वरना मैं आज बहुत बड़ा आदमी होता अगर जो मेरे को कहीं कमी गलती नहीं होती। लेकिन जो भी है, प्रकृति सृष्टि का साथ है, समाज है। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में अगर जो इस प्रकार से लिखा है कि कठिन मुझे ज़िंदगी जीनी है, तो ठीक है, इट्स ओके। मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया, तैयार हूँ मैं उसके लिए। तो मान के चलिएगा कि मैं अपनी जगह पूरा ओरिएंटेड हूँ, तैयार हूँ। और मैं इस बात को समझता हूँ कि मेरे पास ज़िंदगी में जो भी क्षण भगवान ने दिए हैं बहुत ही हसीन है, बहुत ही अच्छे हैं। और मैं ये मानता हूँ जिसके लाइफ में उथल पुथल है ना, तो लाइफ चल रही है। जिसकी लाइफ में कुछ नहीं है वो डेड है। तो आज जो उथल पुथल है,
ये ज़िंदगी जीने का तरीका है, Correct. ज़िंदगी आर्ट ऑफ लिविंग है। ज़िंदगी ऐसी जी जाती है, अगर उथल पुथल नहीं होती, जैसे मैं मीठा मीठा खाऊं तो मुझे जहर लगने लग जाएगा, नमक ही नमक खाऊं तो भी जहर लगेगा, लेकिन मीठा और नमक बार बार मिक्स करके अल्टरनेट करता रहूँगा तो सारी ज़िंदगी खा सकता जो है हमारा आप खाते हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ, मिठास के साथ में भी, कड़वाहट के साथ में भी। एवरो इंडिया है जो प्लास्टिक फर्नीचर्स मैन्युफैक्चर करती हैं, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं जैसे नीलकमल, महाराजा, सुप्रीम। तो ये कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे अपने ब्रांड को इनके ब्रांड से? बहुत अच्छी बात अंकिता जी। क्या है, जब तक आपका डिफ्रेंशिएटर नहीं है ना, तब तक काले अक्षर भैंस बराबर, सब एक जैसे लगते सब हैं। एक जैसे लगता है। आपको सुनकर इतना अच्छा लगेगा कि मैं आपको कहूँ कि पूरे भारत में हमारी कंपनी इकल्ली ऐसी कंपनी है एवरो इंडिया लिमिटेड जिसके पास 28 डिज़ाइंस रजिस्टर्ड है, जिसको मैंने अपने हाथ से क्रिएट किया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 12वीं क्लास हूँ, लेकिन मैं कैड कैम पे काम करता हूँ, चाइनीज़ का बैठता हूँ, एक चीज़ समझता हूँ कितने माइक्रोन्स में थिकनेस कहाँ पे क्या होनी चाहिए समझ करके मैंने अपने पास जो डिज़ाइंस क्रिएट किए वो 28 डिज़ाइन टोटल एक्सक्लूसिव है। और आज पूरे भारत में हर आदमी मेरे डिज़ाइन की कॉपी करता है। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैंने उनके इसमें केस भी किए हैं, लेकिन यहाँ लोगों को बेशर्मी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं यार जाने दे, क्या कर लेगा सुशील अग्रवाल, केस लड़ना लड़ेंगे कोई बात नहीं, जब तक कि लड़के कुछ करने भी पाएगा तब तक हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा करके हम लोगों को तकलीफ तो हुई। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के अंदर मेरे डिज़ाइन जो मैंने क्रिएट किए थे वो चलते हैं। इतने शानदार प्रोडक्ट मैंने बनाए। मेरे पास 250 से 300 आइटम्स हैं इस समय। और ये मान के चलो कि भारत की 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी है। करीब करीब 20,000 पीस फर्नीचर पर डे बनाने की कैपेसिटी हमारे पास है गाज़ियाबाद के प्लांट में। पूरे भारत में 24 स्टेट में 30,000 डीलर के माध्यम से माल बेचते हैं। करीब 8,000 पिन कोड पे, पूरे भारत में करीब 18,000 पिन कोड है, 8,000 से ज़्यादा पिन कोड पे हमारा माल जाता है। तो ये मान के चलेगा कि हम लोगों ने जो भी इस समय प्रगति करी है, तो ये जो भी आप जिस कंपनी का नाम ले रही हो, ये कंपनियां वो अपना जगह से अपना जो भी काम कर रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम अपने तरीके से करता हूँ, डिफरेंशिएटर हूँ। भारत की पहली कंपनी है जिसने 3 साल की गारंटी अपने प्रोडक्ट पे दी। भारत की पहली कंपनी है जो 100% मनी बैक गारंटी दे रहा है। और भारत की पहली कंपनी है जो लड़े से एक पल करना जिस प्रकार की रेंज क्वालिटी में दे रहा हूँ 40% चीपर है अगेंस्ट दिस ब्रांड जो आपने कहा। मैं उनसे सस्ता भी दे रहा हूँ। मैं ये पूरे भारत के अंदर एक क्रांति लेकर आया। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, बहुत सारे लोग तो मुझे देखा देखी ही प्लांट जिन्होंने शुरू किया पूरे भारत में। एक तरह से मैं कहता हूँ इस इंडस्ट्री का जन्मदाता हूँ, जननी हूँ एक तरह से। मेरे शुरुआत करने का 24 साल पहले तब लोगों ने धीरे धीरे देख करके शुरुआत करनी शुरू करी। 5,000 करोड़ रुपए की पूरे भारत में फैक्ट्रियाँ जो लगी हुई है आज प्लास्टिक फर्नीचर बनाने वाली, उसका जन्मदाता मैं ही हूँ। इसलिए मुझे लोग प्यार से पापा पापा बोलते थे। पहले इस इंडस्ट्री का पापा है, फिर बोले डैडी ऑफ प्लास्टिक है, तो उसे मुझे बोलते हैं और मैं इसके लिए थैंकफुल टू द नेशन। सर, आपने जैसे कि कहा कि आप 40% लेस मार्केट रेट से आप देते हैं, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़? नहीं अंकिता जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज अगर जो मैं कोई प्लास्टिक फर्नीचर प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो आप मान के चलिए वो 1-2 साल के लिए नहीं होता, एटलीस्ट 20-25 साल कहीं जाता नहीं प्लास्टिक में, टूटता भी नहीं। मैं वायदा करता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको। शायद सुनने वालों को भरोसा ना आए, लेकिन मेरे प्रोडक्ट आज मिड बैक कुर्सी 2 किलो की थी और 4 किलो की कुर्सी का तो कहना ही क्या। आप 20 साल तक भी लेह के अंदर ठंड में डाल दीजिएगा या केरला में सी वाटर में डाल दीजिएगा, मैं वायदा करता हूँ हमारी कुर्सी क्रैक नहीं करेगी। हम अपनी कुर्सी पे 250 किलो का मिनिमम वेट लोड डाल करके डेमोन्स्ट्रेट करने को तैयार हैं। और उसको वाइट पूरे जितने लोग चाहिए उसने देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतने शानदार प्रोडक्ट बनाता हूँ किता जी कि वो प्रोडक्ट 40% सस्ते होने के बावजूद भी जो बाकी के लोग हैं वो 1 साल की गारंटी देते हैं, मैं 3 साल की गारंटी देता हूँ। इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बाद क्यों मुझे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है। और 100% मनी बैक गारंटी कौन देगा अंकिता जी? इंसान जब ही देता है जब उसको पता है कि मैं इतना शानदार प्रोडक्ट दे रहा हूँ कि वो ख़राब ही नहीं हो सकता, तभी मैं दे रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा आप हमें हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि टाइप ऑफ प्लास्टिक्स कैसे हम कहते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंकिता जी कि 3,000 टाइप के प्लास्टिक होते हैं, अलग अलग तरह के। हम जिसमें जाते हैं प्रोडक्ट जो कैटेगरी है वो होते हैं पॉलीप्रोपिलीन पीपी और कोपॉलीमर जो कि रबराइज कंपाउंड होता है। ये पीपी एचडीएलडी एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। और पूरे विश्व के अंदर 66% प्रोडक्शन जो होता है मोटा मोटी इन्हीं आइटम का होता है, जिसमें पॉलीप्रोपिलीन जो है वो फूड ग्रेड के आइटमों के लिए एप्लीकेबल है। खूब आराम से उसमें चाहे कहते हैं बच्चों की बॉटल बनानी हो, कुछ ही बनाना, टॉयज़ वाय बनाना, सब कुछ उसमें बन जाते हैं। ओके, इतना फैंटास्टिक वर्सटाइल मटेरियल है वो। हम उसी कैटेगरी पीपी प्रोडक्ट में हैं। हम जो भी रिसाइकल प्लास्टिक बनाते हैं हमारे यहाँ
जो बच्चों के लायक, जो स्कूल के बच्चों के लायक, घर के बच्चों के लायक जो होती है, छोटे छोटे बेबी चेस्ट वगैरह, वो सारी फ्रेश से ही बनती है। फ्रेश का मतलब कि उसको फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनती है। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि बाई चांस कोई बच्चा अपने मुंह में डाल भी ले तो कोई परेशानी किसी प्रकार की ना आए। इवन अदरवाइज जो हमारा सेकंड्स के अंदर या जैसे रिसाइकल प्लास्टिक से हम बनाते हैं, उसमें भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। हम उसमें फूड ग्रेड के आइटम नहीं बनाते। ओके। हम खुद अपने वॉलंटरी कॉल है हमारी कि हमें इच्छा नहीं, हम जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में हम जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करते जा रहे हैं, बदलाव लाते जा रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं है कि हम आने वाले वक्त में उस प्लास्टिक को भी फूड ग्रेड प्लास्टिक की तरफ ले जाएंगे। उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। बहुत बढ़िया सर। आपने अभी रिसेंटली 10 मार्च 2026 में एक ऑपरेशन शुद्धि के नाम से एक मूवमेंट चालू किया है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में हमें? यस अंकिता जी, मेरा एक बहुत मैसिव, बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि मैं प्लास्टिक को बहुत अच्छे से समझने लग गया हूँ। आप मान के चलो मेरे खून में 50% प्लास्टिक दौड़ता होगा, इतना मैं प्लास्टिक को समझने लग गया हूँ। इन एंड आउट। हाँ, क्योंकि इतने सालों से काम करते करते समझ आ गई है। तो मैंने क्या सोचा कि भारत के अंदर प्लास्टिक का एप्लीकेशन यूज़ बहुत बढ़ रहा है। चाहे पानी की बोतल हो, मिल्क पाउचेस हो, चाहे पेप्सी हो, चाहे कोला हो, चाहे कुछ भी हो, फॉर दैट मैटर देयर आर 100 डैशबोर्ड है, बम्पर है, हेडलाइट है, आपके एयर कूलर है, वॉशिंग मशीन है, या आपके लैपटॉप्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, हर चीज़ में प्लास्टिक है ही। अच्छा, प्लास्टिक का यूज़ कोई कम नहीं कर रहा है। भारत में 6 किलो पर पर्सन प्लास्टिक कंज्यूम होता है। अमेरिका, यस, एवरेज, और अमेरिका में 30 किलो है। और जिस तेज़ी से प्लास्टिक की एप्लीकेशन बढ़ रही है, पूरे भारत में आज 2.5 करोड़ मेट्रिक टन प्लास्टिक हर साल यूज़ होता है। 1 करोड़ मेट्रिक टन, 40% उसमें से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जो रोडों पे, नालियों में, नदियों में, सी में इधर उधर फेंक दिया जाता है। जो इधर पड़ा है इसको या तो आग लगा देते हैं या फिर कहीं ना कहीं जला देते हैं, थोड़ा बहुत रिसाइकिल हो जाता है। ओके, इस प्रकार का दुर्भाग्य हमारे देश का चल रहा है। तो ये मान के चलेगा कि जिस तरह से प्लास्टिक की एप्लीकेशन और यूज़ बढ़ती जा रही है, उसके सामने हम लोगों ने अपने पास जो रीपर्पस करना शुरू किया, हमने कहा भी चलो प्लास्टिक का तो हम यूज़ जो रोक नहीं पा रहे हैं, पानी की बोतलें जो भी है बढ़ रही है तेज़ी से, हम क्या करें इस प्लास्टिक की पानी की बोतल को, जिसको लोग समाज में फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंका पीने के बाद, उसको बिगड़ा क्या है? कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो हम क्या करें अंकिता जी, ऐसे प्लास्टिक को पूरे भारत से कलेक्ट करके, ये हो चाहे सारी शर्ट कवर हो, पन्नियाँ हो, चाहे आलू की, ऑनियन पोटैटो की बैग्स हों, या इसी प्रकार से रिजिड आइटम्स हैं, चाहे बॉटल के कैप, इसके बॉटल के कैप आते हैं, या फिर लेटर से कोई बम्पर, डैशबोर्ड, हेडलाइट की आइटम हो, या किसी प्रकार के टम्बलर के आइटम हो, डब्बे, बाल्टी, मागा वगा, ऐसे बहुत सारे आइटम आती है। जिस प्लास्टिक को हम रिसाइकल करके, उसको मतलब कहते हैं ना, जैसे सीमेंट बैग है, सीमेंट है, सॉल्ट है, शुगर है, पुट्टी है, मतलब सारे तरीके की प्लास्टिक। आप मान के चलिए व्हाइट पुट्टी का बैग है, आप बोले इसका क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता। हम करते हैं, क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, श्रेडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उसको स्क्वीज करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, दाना बनाते हैं, और उसके अंदर इस प्रकार के एडिटिव ऐड कर देते हैं, जिससे कि जब आप फर्नीचर बनाएं तो आपका फर्नीचर 20-30 सालों तक भी कहीं बिगड़े नहीं, टूटे नहीं, फूटे नहीं। इस बात की गारंटी देने की औकात और हिम्मत हम करते हैं। 40% सस्ता भी, इसके अलावा गारंटी भी ज़्यादा, और 100% मनी बैक गारंटी भी। ये कब करता है इंसान? जब उसको पूरा भरोसा है कि मेरा प्लास्टिक, मेरा प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा है, जिसके लिए हम लोगों ने किया है। तो अब मान के चलेगा ऑपरेशन शुद्धि के अंदर हमने क्या किया, पूरे भारत में आज जितने भी लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रहे हैं, उनसे क्या होता है अंकिता जी, जो कबाड़ी है वो क्या करता है, 2 रुपये 5 रुपये किलो में प्लास्टिक खरीदता है, तो उससे बेचारे वो तरस जाते हैं कि उनसे उस पर मिलता नहीं कुछ भी। हम अपनी कंपनी में उनको 20 रुपया किलो प्लास्टिक का देने जा रहे हैं। इसने 5 किलो कलेक्ट किया तो उसको 100 रुपये मिलने से हर रोज़ भूखा तो नहीं सोएगा। सही बात है। ऐसे करके पूरे भारत में 5 लाख लोगों को एंगेज करने का प्लान है, जो गरीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं। चाहे कबाड़ी है, एग्रीगेटर है, सेग्रीगेटर है, रैक पिकर्स है, एनजीओ है, फ्रीलांसर है, इंडस्ट्रीज़ है, या फिर लेट से कोई हाउसिंग सोसाइटी है, आरडब्ल्यू है, एमआरएफ है, ये है वो है। जितने लोग दिल में धड़कता है कि हाँ अभी प्लास्टिक को रीयूज़ करना चाहिए, पर्पस करना चाहिए, कैसे करें, क्या करें, कहाँ भेजें, चिंता ना करें। ऑपरेशन शुद्धि लॉन्च हो चुका है। हमारा ऐप है एवरो, AVRO, एवरो रिसाइकलिंग के नाम से। उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। आप आइटम डालिएगा कि मेरे पास ये आइटम पड़ी है, इतनी पड़ी है। हमारी कंपनी 2-3 काम करेगी। एक तो आपको डस्टबिन प्रोवाइड करेगी, शानदार डस्टबिन, 10,000 रुपये की कीमत आती है उसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका डस्टबिन दे दिया। इसके अलावा उसका सारा प्लास्टिक जो कचरा वो भी हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, आपको तकलीफ नहीं होगी। और अगर जो पेमेंट देनी है तो हम पेमेंट भी देंगे, ठीक है। और उसको रिसाइकल करके हम उसको समाज में वो दर्जा देंगे जो 100% वर्जिन प्लास्टिक खरीदते 125 रुपए की, उस पर 50% रिप्लेस कर डालेंगे।
इतनी कैपेसिटी हमारे अंदर है। ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। ये सारा प्रोसेस करने के लिए जो ऑपरेशन शुद्धि है, उसमें पूरे भारत को शुद्ध यानी कि प्लास्टिक से मुक्त कराने की एक अभियान है। हम मुक्त तो नहीं कर सकते क्योंकि लोग एप्लीकेशन यूज़ करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक्चुअली कल्प्रिट हम नहीं है। लोग कभी कभी हमको बोलते हैं आप प्लास्टिक का बिजनेस करते हो, गलत है। मैं करता नहीं सर। आप लोग जो प्लास्टिक खरीद के फेंक देते हो, मैं उसको नया जीवन दे रहा हूँ। इतना बड़ा कार्य किसी और की औकात हिम्मत नहीं होती है। आज क्रूड से प्लास्टिक का दाना बनाना अपने आप एक साइंटिफिक चीज़ है, लेकिन उस कचरे से वापस दाना बना के फिर प्रोडक्ट बनाना, ये अपने में आर्ट है, साइंस है, जिसको हमने परफेक्ट किया। हमारे पास हाईटेक क्वालिटी के प्लांट है। पूरे भारत में इस प्रकार का प्लांट किसी के पास नहीं है। तभी हमें आज इंसिडेंटली 10 तारीख को ही हम लोग को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ कि हमारे प्लांट में 3 लाख सीमेंट बैग 24 घंटे में प्रोसेस हो करके दाना बन करके उससे फर्नीचर बना सकते हैं। ये कैपेसिटी हमने क्रिएट की है जो पूरे भारत में नहीं, पूरे एशिया में नहीं है। और मैं वायदा करता हूँ आने वाले वक्त अंकिता जी कि हम आने वाले वक्त में चाहे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी नॉलेज में जितना हमें समझ में आता है पूरे विश्व में भी ये सब काम कोई नहीं करता जो हम कर रहे हैं। और ऐसा करके हम समाज का कल्याण भी कर रहे हैं, लोगों को जीविका का आधार भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू टैक्सेस क्रिएट कर रहे हैं, प्लास्टिक को बचा रहे हैं और पर्यावरण को बचाने की मुहिम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन है। जितने लोग जुड़ेंगे उनको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में पर्यावरण का भी बहुत बड़ा फायदा होगा, जिसके लिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। सर मैंने जैसे आपने बोला कि आप ऑपरेशन शुद्धि से आप ये सारी चीज़ें करेंगे, विच इज़ कमेंडेबल सर। मैंने एक जगह ये भी सुना था कि लोग क्या करते हैं, जैसे दूध की थैली है, उसको एक छोटा सा कट लगा दिया, जो वो छोटा सा पार्ट होता है वो रिसाइकल होने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसको। क्या मतलब इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे हमें, ये कितना मतलब सच है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं प्लास्टिक के वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं या वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है रिसाइकलिंग में? नहीं, नॉट रियली। नॉट रियली। पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जितना भी प्लास्टिक हो, जैसे मिल्क पाउचेस की बात करते हैं, मिल्क पाउचेस को अगर जो 2-3 दिन तक रखा जाए तो उसमें से बैक्टीरिया जाते हैं, स्मेल होने लग जाती है, तो वो हार्मफुल हो जाते हैं, इसलिए लोग अपने घरों में रखते नहीं है। आप सोचिए अंकिता जी, पूरे भारत में पर डे मैं मान के चलता कि 50 करोड़ मिल्क पाउचेस कहीं ना कहीं होते होंगे, डिस्कार्ड करते होंगे। 140 करोड़ की जनता है, लेकिन 50 करोड़ ही मान लेते हैं, 20 करोड़ ही मान लेते हैं। 20 करोड़ पाउचेस रोज के जा रहे हैं। उसको पाउच को जब उसको करना होता है प्रोसेस, तो उसको हॉट वॉश करके उसके बाद उसको शेडिंग करके सब कुछ पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है। तो उसमें छोटा हो बड़ा हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आज सीमेंट का बैग इतना बड़ा है, जम्बो बैग है बहुत बड़ा है, आप वॉशिंग मशीन का टम्बलर है, बाल्टी है, मग्गा है, या आपके पास लिनो के बैग्स हैं, या पन्नी है, या कोई भी चीज़ है, बॉटल है, आपको जो दिल में आता है आप हमें प्लास्टिक दे सकते हैं। हम उसको रीपर्पज़ करने की हिम्मत और कैपेसिटी रखते हैं। मल्टीपल टाइप के प्लास्टिक हम अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस कर सकते हैं। ये हमारी वर्सटैलिटी है। हर इंसान को ना हैंडल नहीं करना आता पिता जी प्लास्टिक। लोग ज़्यादातर जो कबाड़ी होता है उसको डाउन साइकिल कर देता है। डाउन साइकिल का मतलब है जैसे लेटर से हम 125 रुपये किलो का प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहे हैं, वो क्या करेगा, उसको पता नहीं कि कैसे यूज़ करना चाहिए, कुछ भी कचरा मिक्स कर कुरा करके उसको फिलर बना देगा। यानी कि ऊपर का लेयर, नीचे का लेयर जो फ्रेश का होगा, अंदर फिलर जो पड़ा हुआ है वो फिलर प्लास्टिक का होगा। तो जहाँ उस प्लास्टिक की वैल्यू 125 रुपये होनी थी, वो मात्र 15-20 रुपये किलो का गुल्ला बना के उसको पेल देता है। ये गलत है, ये धोखा है, हमारे समाज के साथ में बेदर्दी है। हमारा जो वैल्यूएबल एसेट है जो देश के अंदर क्रिएट कर दिया गया, जिसको लोगों हैंडल नहीं करना आ रहा, कोई चिंता नहीं करता है, उसको एवरो हमारी कंपनी जो है उसको रीपर्पस करके 125 रुपये किलो के गैस रिप्लेस करके दिखाएगी। इसलिए आज के बाद प्लास्टिक को बर्बाद मत कीजिए। जितनों के पास चाहे बॉटल है, आपके पास कोई भी आइटम पड़ी है, हमको फ़ोन कीजिएगा, डायल कीजिएगा, हम अपने डैशबोर्ड पर चेक कर लेंगे कहाँ का प्लास्टिक मिल रहा है। हम उसको मंगवाने का प्रबंध भी करेंगे, प्रोसेस करने का प्रबंध भी करेंगे, और ऐसा करके समाज की और देश की सेवा करना चाहते हैं हम लोग। पर सर जैसे कि आपने जैसे अभी बोला कि आपने एक ऐप बनाया विच इज़ वेरी गुड, पर ज़्यादातर जो प्लास्टिक जो इकट्ठा होता है वो किसी कबाड़ी वाले के पास या किसी कचरे वाले के पास होता है, पर उनको नहीं आता सपोज़ ऐप चलाना या कुछ भी करना, तो फिर वो कैसे रीच आउट करेंगे आपको? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्लास्टिक की ना तो कोई वैल्यू है ना इज्जत है। कैसे? आगे बोलता है यार ठीक है यूज़ कर लिया, ठीक है इसको डस्टबिन फेंको। जैसे आपके बॉटल की है, आप क्या करते हो, पानी गिरेगा सबसे पहले नज़दीक डस्टबिन ढूंढते हो, घर पे हो चाहे कहीं पे भी हो। आपको इससे कल्याण देने की उसका होगा क्या? सीमेंट के बैग है, पिट्टी के बैग है, आपने यूज़ किया, आप कबाड़ी कभी नहीं पूछते अपने ठेकेदार से कि इसका क्या करते हो। इसी प्रकार से मान के चलिए कि प्लास्टिक की कोई वक्त इज्जत है नहीं, तभी रोड पर पड़ा मिलता ना। गाय खा जाती हैं, मर जाती हैं, नदियों में, नालियों में, सी में, इस पर जाता है। क्या कर डाला हमने, समाज का पूरा बर्बाद करके रख दिया है। तो हम
उस पूरे प्लास्टिक को रीपर्पस करने के लिए हमारी मिशन इस समय जो है वो इस प्रकार से काम कर रही है कि उनको सबको कलेक्ट करें, प्रोसेसिंग करें, और ऐसा करके हम जो वैल्यू क्रिएट करने जा रहे हैं, ऐसा करके मैं मान के चलता हूँ कि जितने लोगों के दिल में इच्छा हो कि हाँ भी चलो प्लास्टिक को हम उपयोगी बनाएं, अच्छे कामों के लिए लेके आए, वो हम कर रहे हैं अंकिता जी सुबह शाम। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों के दिल में ये भावना है कि हाँ भी आपको हमसे जुड़ना है तो जुड़ जाएगा, हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। मैं ट्रेनिंग दूंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। अगर जी किसी लगता है कि साउथ इंडिया में बैठा है, ईस्टर्न इंडिया में बैठा, कहीं बैठा है कि चलो अभी प्लास्टिक को कैसे प्रोसेस करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, हम आपको बताएंगे किस प्रोसेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रोसेस करना है, एक एक चीज़ आपको गाइड करेंगे। ये सारी गाइडेंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मुझे इस बात का कोई लालच नहीं है कि मुझे इस चीज़ उससे कोई सामान चाहिए, क्योंकि मेरे पास इस प्रॉब्लम जो है पूरे देश की बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं जोत से जोत चलाना चाहता हूँ और आने वाले वक्त में ऐसा करके पूरे भारत में क्रांति आए और लोग उसको समझने की कोशिश करें। तो जो प्लास्टिक आप कबाड़ियों के पास जा रहा था या किसी और के पास जा रहा था, पता क्यों जा रहा था? क्योंकि कोई उसको लेने वाला नहीं था। जब कोई नहीं लेता, आदमी क्या बोलता है, अरे कबाड़े में फेंक दे यार, कबाड़ी को दे दे यार। बहुत लोग तो बाहर रोडों पे फेंक देते हैं, चौकों पे फेंक देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं, छुपा छुपा के फेंक देते हैं। बहुत लोग आग लगा देते हैं या पर ब्रिक क्लिंग के अंदर फैट करके बोलता है इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर लो। ये हो रहा है हमारे प्लास्टिक का, जो 100 रुपये किलो का प्लास्टिक था। हम उन सबको कहना चाहते हैं, भाई आज के बाद में कबाड़ियों को देना बंद करिएगा। उनको समझ में नहीं आता कैसे हैंडल करना है। आप उनको बॉटलें दे दीजिएगा, पेपर दे दीजिएगा, कार्डबोर्ड दे दीजिएगा, ग्लास दे दीजिएगा, ये सब समझ में आता, कोई बात नहीं। लेकिन आप प्लास्टिक उसको मत दीजिएगा। प्लास्टिक को रीपर्पस करने के लिए हम आपको जो ऐप का डिटेल दे रहे हैं, आप उस पर डालिए। आपका थोड़ा क्वांटिटी भी होगा तो हमारी कोशिश होगी सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम डैशबोर्ड पर देखेंगे कहाँ कहाँ प्लास्टिक कितना पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेट कर लेंगे। आप कैसे उसको मंगवाने का प्रबंध कर लेंगे, यानी कि आपकी डिस्पोजल की कोई कॉस्ट नहीं गई। और जैसे मैंने कहा, आपको लगता है कि चलो एक काम करो सर, आगे से डस्टबिन दे दो हमारे को, हम पूरे भारत के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो डस्टबिन जिसकी 10,000 रुपये की कीमत आती है, एक बॉटल शेप में होता है, ऐसा दे देंगे। आप उसमें डालते रहिएगा, जैसे फिलअप हो जाता है हमारी टीम उससे आके कलेक्ट कर लेगी। हमारे पास पूरा सिस्टम होगा इस चीज़ का। तो हम ये चाहते हैं जो कबाड़ियों के ऊपर जाता था उसको बंद कीजिएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही है और प्लास्टिक का सही डिस्पोजल नहीं हो रहा है। आप कभी नहीं चाहेंगे अपने समाज के अंदर, पर्यावरण के अंदर प्लास्टिक को छोड़ दिया गया है, बदतमीजी कर दी गई है या नालियों में डंप कर दिया गया है। इससे कुछ होने वाला नहीं, समाज का भला नहीं होगा। हम भला कैसे करना है ये चीज़ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, लोगों इकोनॉमिक मॉडल भी दे रहे हैं। और ऐसा करके हमारे मन में भावना क्लियर है, हमें अपना ही नहीं देश का कल्याण भी करना है। करेक्ट सर। अभी जैसे हम म्यूनसिपालिटी क्या करती है, 2 डस्टबिन उन्होंने बनाना स्टार्ट किए हैं, ड्राई और एक वेट। तो उसके साथ साथ हम एक प्लास्टिक का भी जो आप कह रहे हैं डस्टबिन, हम वो भी रख सकते हैं। ये मेरे जस्ट अभी दिमाग में आया, जिससे कि कबाड़ी वाला भी चाहेगा कि वो उसमें डाल दे एंड देन आपके लोग वहाँ से कलेक्ट करके उससे ले जाएं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं अंकिता जी। मैं आपको बताऊँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ देश की सिविक सेंस एटिक्वेट्स के ऊपर। आपने जो बताया ड्राई एंड वेट का, लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता। मैं वायदा करता हूँ, आप चाहे एयरपोर्ट पे हो, मॉल्स में हो या कहीं पे भी हो, एक काम करना, आप ड्राई और वेस्ट का ये तो है सर। इसको ना एक बार एम्प्टी करके देखिए कि किस में क्या पड़ा है। आपको दुख आएगा। लोगों को इतनी कॉमन सेंस नहीं है, इतना देखते नहीं है कि इसके ऊपर क्या लिखा है। उठा के डस्टबिन पड़ा, फेंक दो। कोई डस्टबिन खुलता भी नहीं है तो उठा के साइड में फेंक दो, कोई बात नहीं। लोग इतनी बेदर्दी दिखाते हैं। सिविक सेंस की जब बात आती है, कहीं थूकना है, कहीं कहीं नाक निकालनी है, कहीं कुछ भी करना, तो हमें इस बात की फ़र्क ही नहीं पड़ता, चिंता ही नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। बाहर से कोई आता तो क्या सोचेगा, उसको छोड़ो यार। आपके अपने बच्चे भी तो खुद घूम रहे होंगे, उनको कैसा फील होता होगा। तो अगर जो ऐसी बात आप समाज अच्छा चाहते हो तो पहले सिविक सेंस क्रिएट कीजिए अपने अंदर, एक अवेयरनेस अवेकनिंग लाइएगा। ये प्लास्टिक है, आपको कोई हक नहीं बनता पर्यावरण को ख़राब और ख़त्म करने का। जिस पर्यावरण के लिए, जिस प्लास्टिक को सुबह शाम आप गाली देते हो, ये प्लास्टिक गलत है, ख़राब है, ओके मान लिया, चलो ख़राब है, फिर आपने क्या किया, कैसे बचा लिया? क्या आप अपने साथ बैग लेके घूमते हो कि जितना प्लास्टिक कलेक्ट हो जाए उसको कलेक्ट कर रखते हो अपने पास कि एक काम करते कहीं ना कहीं XYZ पे इसको भेज देंगे या इसको दे देंगे? नहीं करते। आप बोलते मेरी हेडेक नहीं है। किसकी हेडेक है ये? समाज की, प्रकृति की, भगवान की, प्राइम मिनिस्टर की? नो, ये हम सब की हेडेक है। हम सबको मिलकर के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हम आपके लिए माध्यम बन रहे हैं, हम आपको रास्ता बता रहे हैं कि कैसे प्लास्टिक से जुड़ के आप पैसा भी कमा सकते हैं, जीविका का आधार भी बन सकते हैं। अपने जो आपके दिल में पैशन है, अपने देश के प्रति प्रेम है, पर्यावरण के प्रति प्रेम है, आपको लगता नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, आइए जुड़ जाइए, कोई बात नहीं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। एक नहीं, पूरे भारत के अंदर लाखों लोगों को मैं आह्वान कर रहा हूँ, जिसकी इच्छा हो जहाँ पे भी आना चाहता हो, हम चैप्टर प्रेसिडेंट बनने को तैयार है। कोई गाजियाबाद में है, नोएडा में है, दिल्ली में है, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, यहाँ है, वहाँ है, पानीपत में,
में हिसार में है, वहाँ चंडीगढ़ में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे भारत में वॉलंटियर्स क्रिएट कर दिए जाएंगे, उन वॉलंटियर्स को सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ पे हम लोग बिल्डिंग मशीन दे देंगे, इसके अलावा डस्टबिन दे देंगे। ऐसा करके सारा खर्चा तो हम कर रहे हैं, नुकसान तो हम कर रहे हैं, नुकसान तो नहीं कहूँगा, खर्चा हम कर रहे हैं, कैपिटल डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जुड़ करके उसको रीपर्पस करना है और गरीब लोगों की जीविका का आधार बनना है। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसमें आपका भी साथ चाहिए होगा और आपसे ज़्यादा हमें लोगों का साथ चाहिए होगा। करेक्ट, यस सर। करेक्ट। सर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, ना पैसे हैं, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, तो आप उस इंसान को कैसे सपोर्ट करेंगे उसका एक करियर बनाने में या उसकी एक लाइफ बनाने में? तारीफ़ करनी चाहिए अंकिता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ऐसे सवाल लोग पूछते नहीं हैं। मेहनत, शराफत, नियत, 3 चीज़ चाहिए मुझे। मेहनत, शराफत, नियत। पैसा नॉट नेसेसरी। जब मैं गरीबी से जूझ रहा था तो लोगों ने मेरी मेहनत, मेरी शराफत, मेरी नियत देखी कि यार ये आदमी भरोसे लायक है, इसको सपोर्ट करो। आप सोचो अंकिता जी, हमारे पास तो फटी चप्पल हवाई की स्ट्रैप को सिलाई कर करके पहनते थे। हवाई चप्पल फटी हुई को कोई स्ट्रैप सिलाई कर करके पहनता है क्या? शर्ट के अंदर रफ़ू होते थे, पैंट के पीछे से वो जब निकल जाता तो उस पर रफ़ू कर करके पहनते थे। तो हमने ज़िंदगी ऐसे जी है। तो हमें पता है कि गरीब के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, उसको पैसा नहीं देता। क्यों? माना जाता है कि सबसे ज़्यादा नालायक और निकम्मा यही होगा, गरीब है तो ऐसा ही होगा। तो मैं आज पूरे भारत के अंदर, आपको सुनकर कितना अच्छा लगेगा अंकिता जी, कि मैंने 200 करोड़पति पैदा किए हैं मिनिमम। मैं आपको इससे कम नहीं बता रहा हूँ, 200 तो मैंने जानबूझ के कम बताया, मैं 500 ही बोल सकता था। जिन लोगों ने मेरे पास जब ज्वाइन किया 200 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपये लेके आए, और उस दिमाग में क्या रहता है, बाबूजी हमारे पास पैसा नहीं है, हमको आपकी मदद चाहिए, हम काम करने को तैयार है, काम करके पैसा दे देंगे। मैंने अंकिता जी उनकी मेहनत, शराफत और नियत देखी, उनका बैंक बैलेंस, उनकी प्रॉपर्टी नहीं देखी। मैंने उनको माल देना शुरू किया, उन्होंने दिल खोल के पैसा कमाना शुरू किया। करते करते मैं जब आपको कह रहा हूँ 200 करोड़पति मैं बना चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग भी जिनके 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी जिन्होंने बना ली है। अब अगले मुहिम में मैंने सोचा यहाँ पर रुकना नहीं है। पूरे भारत में आप मान के चलिएगा, जितने कॉलेज के बच्चे हैं या पढ़े लिखे, अनपढ़ हैं, जो भी है, जैसे भी है, अपने गांव में मेहनती करते हैं, शराफत है। जैसे कोई मुरादाबाद में, कोई बिजनौर में है, कोई कहाँ है, कोई बनारस में है, गोरखपुर में, कहाँ भी, जहाँ पर भी हो, उनके दिल में अरमान है कि हम कुछ करना चाहते हैं। जब कुछ करना चाहते हैं, आप देखिए न्यूज़पेपर में देखिएगा, टीवी पे देखिएगा, हर जगह देखिएगा, सब बोगस है, झूठे लोग, मक्कार हैं। वो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं, कुछ बोलते हैं 15,000 रोज का कमाई, 10,000 रुपये कमाई। ऐसा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब गलत है, झूठ है ये लोग। ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, गरीब को और एक्सपर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं अंकिता जी, क्या ऑप्शन दे रहा हूं समाज को, कि भाई एक काम करो, आपके पास मेहनत है, आप शराफत है, नियत है, आप काम कर सकते हो, एक काम करो, मेरे पास आओ। आपका पैसा नहीं, चिंता मत करो, मैं अपना पैसा 2 तरह से लगाऊंगा। एक तो आप डीलर बनना चाहते हो प्लास्टिक फर्नीचर का, तो डीलर बन जाए, आपने बोला सर 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का माल चाहिए, हम आपको क्रेडिट पे दिलवा देंगे, 30 दिन के क्रेडिट पे। आप दिल खोल करके उस माल को बेचिएगा, बेच करके पैसा इकट्ठा कीजिएगा और वापस देकर रोटेट करते रहिएगा। आपको ट्रेनिंग दे के सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। 40% मार्जिन मिलता है हमारे रिटेल के अंदर, मार्जिन, इतना शानदार मार्जिन। आपने लेट से पूरे महीने में 2 लाख का माल बेच दिया, 80,000 रुपये आपको मिलते हैं अंकिता जी, कोई छोटी वैल्यू नहीं होती है। और मान के चलिए कि लेट से आपके मन में है कि सर मैं बड़ा बिजनेस करना चाहती हूँ, या मेरे को लगता है कि सर 10-20-50,000 का नहीं, मेरे को तो 3-4-5 लाख का, 10 लाख का काम करना है। चिंता मत कीजिए, आपका जब 50,000 से लाख रुपये, आप आइए मेरे पास। मैं क्या करूँगा, जिस एरिया में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन खाली है, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी बना हुआ तो हम बना नहीं सकते, जहाँ जहाँ खाली है तो हम आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपको हम क्रेडिट पे माल देंगे 30 दिन की। 4 लाख रुपए की गाड़ी आती है, हमने आपको माल भिजवाया, आपने माल बेचना शुरू किया, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। हमारा एक लड़का मार्केटिंग का आपके साथ जा करके एक दुकान पे जा करके आपका माल बिकवा के आएगा। आप मान के चलिए होलसेल में पूरी गाड़ी बेचने में 10 से 20% का मार्जिन बहुत आराम से मिलता है, और रिटेल में बेचते हैं 40% मार्जिन। आप सब लोग 20% मार्जिन एवरेज ले लेते हैं, तो आप मान के चलिए, अंकिता जी ने अपने पास माल मंगाया, आपने गाजियाबाद बोला सर मेरे को यहाँ पे चाहिए, आपने एक गाड़ी बेची, फट से बिक गई, आपको बड़ा मजा, आपको खुश हो गया, आप बोले कि चलो दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी। मान के चलो आपने 3 गाड़ी हर महीने की बेचनी शुरू कर दी, करीब 4 लाख की गाड़ी है, 12 लाख रुपए का माल है, पूरा साल का 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया। 1.5 करोड़ के बिजनेस में आपको 20% मिनिमम मार्जिन मिलता है, तो 30 लाख रुपए मिलते हैं अंकिता जी। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारी कुछ खुशकिस्मती, हमारे अंदर एक जस है, एक माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। जिस दिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाएगा, उसी दिन जब लोगों को पता लगता है मार्केट के अंदर, तो स्टील अलमीरा, वुडन फर्नीचर, मैट्रेसेस,
हाउस होल्ड आइटम बनाने वाले सारी करने वाले हमारा भी ले लो, हमारा भी ले लो। उनको लगता है एवरो का डिस्ट्रीब्यूशन है तो अच्छा ही होगा, सोच समझ के बनाया होगा उन्होंने। तो आपके पास क्या होगा, 4 लाख के माल हमने दिया, 2-3 लाख के माल उन्होंने दे दी, माल पर 10-12-15 लाख का माल आपको इकट्ठा हो गया। और आपके हर महीने, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि 3 गाड़ी आपने बेची, हो सकता उनका मिला के आप कितनी गाड़ी बेचने लग जाओ। एक आदमी सिर्फ पान बेचता था अंकिता जी, पान बेचने वाला आदमी आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है अलीगढ़ में, उसका नाम नहीं लूंगा, कभी किसी को चाहिए था मैं उससे बात करा दूंगा, अपने मुंह से बोलता है कि मैं पान बेचता था बाबूजी और आज देखो मैं इतना बड़ा बिजनेस चलाता हूँ। लाखों नहीं करोड़ों का बिजनेस करता है और इतना खुश है जिसका कोई हिसाब नहीं, पैसा कमा रहा है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, आप जहाँ भी बैठे हैं, आप पूरे भारत के अंदर जिस कोने में भी बैठे हैं, आप हमको अप्लाई कीजिएगा, हमको भेजिएगा। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट 40% चीपर है, 3 साल की गारंटी देने वाली पहली कंपनी है, 100% मनी बैक गारंटी देने वाली भारत की इकल्ली कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सोनू सूद हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, निखिल कामत जरोदा के मालिक हमारी कंपनी के इन्वेस्टर हैं और हमारी कंपनी 24 साल से कार्य कर रही है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा स्ट्रांग है, 30,000 डीलर का नेटवर्क है, 24 स्टेट में काम कर रहे हैं, 8,000 पिन कोड में माल दे रहे हैं, बहुत बड़ी रेंज है और 40% प्राइस सस्ते हैं। यानी कि वो सारी क्वालिटी जो कहते हैं ना कि एक टॉप क्लास प्रोडक्ट में होनी चाहिए, वो सब कुछ हमारे पास है। फिर कोई धोखा फरेबी नहीं, हम आपको एक चीज़ बच्चों की तरह ट्रेनिंग करके सिखाएंगे। जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उनसे फ़ोन करके आप पूछिए, सर आप काम कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, आपको बसता है, आपको मज़ा आ रहा है, आप कमाई कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो। जिस दिन आपको लगे हाँ वाकई में हो रहा है, जाके ट्रेनिंग ले लीजिएगा, सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हमको पूछिए, हम बताएंगे आपको। हम आपको एक चीज़ समझाने के बाद जब आपका मन ठुक जाए, आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों बहनों को, सबको लेके आ सकते हैं। आ करके फैक्ट्री में आप आइए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ दिखाएंगे, समझाएंगे, आपको फ्री सैंपल भी देंगे, ताकि आपका मन में ये ना रहे कि अच्छा कोई कैश तो नहीं है। कोई कैच नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं हमारे पास। आप आइए, काम कीजिएगा, आप कामयाब हो जाएगा। करोड़पति बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपका मेहनत, नीयत और शराफत, 3 चीज़ चाहिए। सर सही में सर, आपने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ना, ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल है। बिकॉज लोगों को काम करना है, पर आपने जैसे कहा कि बहुत सारी जगह बहुत बोगस चीज़ें होती हैं पेपर में, एडवर्टाइजमेंट्स में, बट एक्चुअली ये जेन्युइन जगह है। गाइस आइए एंड अपना करियर आजमाइए। थैंक यू। सर अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये है और आपके पास एक आइडिया है और आपके पास एवरो का नाम नहीं है, तो आप और क्या बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचेंगे? इसके अलावा अगर आप कभी सोचेंगे किसी चीज़ की तो? बहुत सिंपल है गीता जी। एक तो आप एवरो का डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, एक एवरो के आप डीलर बन सकते हैं, एक आप एवरो के साथ जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ पर चाहे घरों से हो, चाहे RW से हो, चाहे MRF से हो, चाहे इंडस्ट्री से हो, चाहे किसी प्रकार से भी हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल, हॉस्टल, धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इस प्रकार की बहुत सारी जगह होती है जहाँ प्लास्टिक कलेक्ट होता है। आप प्लास्टिक कलेक्ट करना शुरू कर दीजिएगा। आपने जितना प्लास्टिक कलेक्ट किया, आप मान के चलो मिनिमम 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो हम देंगे। आपने मान के चलो 100 किलो कलेक्ट किया प्लास्टिक, तो आप मान के 200 रुपये आपको मिल गया, है ना, 100 किलो कलेक्ट करने पर। और आपने से 1 टन कलेक्ट किया तो 2,000 रुपये आपको मिल गए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप आने वाले वक्त में 10,000 रुपये से, मात्र 10,000 तो छोड़िए, आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन 10,000 रुपये भी हो, आपने प्लास्टिक कलेक्ट कर करके हमको देना शुरू कर दिया, हाथों से पेमेंट, हाथों आपने माल दिया, इधर पेमेंट आपको हाथों मिल रही है। ठीक है जी, 365 दिन मिल रही है और जितनी क्वांटिटी आप देना चाहिए सब मिल रही है और आपको अच्छे रेटों में मिल रही है। तो आपको प्लास्टिक से जब आप कमाना शुरू करेंगे, शुरुआत हज़ारों से कीजिएगा और लाखों रुपए महीने का कमाना शुरू कर देंगे। मैं वायदा करता हूँ अंकिता जी, इतना बड़ा बिजनेस है, इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ है जो लोगों को अंदाज़ा समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले वक्त में पूरे भारत के अंदर रिसाइकलिंग या सर्कुलर इकोनॉमी का बिजनेस सबसे बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि हमारा भारत जो है, हमारा देश जो है, वो यहाँ पे कंजप्शन प्रधान है। हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे पास हो रही है, हम चाहे वर्ल्ड से हो चाहे यहाँ से हो, सारा कंज्यूम कर जाते हैं। तो ऐसे हमारी मिडिल क्लास फैमिली जो है वो बढ़ ही रही है, ग्रोथ आ ही रही है। 140 करोड़ का देश है। तो मैं समझता हूँ कि सर्कुलर इकोनॉमी में रिसाइकिल करने के लिए, चाहे प्लास्टिक हो चाहे कोई और चीज़ हो, कमी नहीं है और ना होगी। अगले 20-30 सालों तक भी किसी प्रकार का मेरे को इस बिज़नेस में थ्रेट नज़र आता नहीं है। और जितने लोग जुड़ने जा रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले ही है। सर आपने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था जिसमें आप ट्रांसजेंडर्स को एम्पावर करते हैं और उनके लिए आपने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री मॉडल भी तैयार किया है, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएंगे? अंकिता जी देखिए क्या है ना, हम जब भी सोचते हैं ना, हम इंसान इतना सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब आप मान के चलेगा हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के बारे में सोचेगा, दैट्स इट। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं सोचता।
सब ज़िंदगी ऐसी जीते हैं, बिल्कुल रोखी ज़िंदगी जीते हैं। मैंने क्या महसूस किया, अब देखिए हम स्त्री और पुरुष इस प्रकार का एक मान के चलते हैं। ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर है, जिसको हिजड़ा, किन्नर या जो भी बोलते हैं, उसका एक तरह से हमें मान के चलो उनका तो कोई स्थान होता ही नहीं है, उनकी तो कोई जगह है ही नहीं, है भी तो ऐसी है, बेकार है, यूँ है वो है। दुर्भाग्य की बात है, किन्नर किन्नर पैदा नहीं करता। हमारे और आप जैसे घरों की बेटियां ही उन बच्चों को पैदा करती हैं जिनमें कोई ना कोई माल फंक्शन हो गया, या लड़े से उनके पास किसी प्रकार से चैलेंज आने के कारण उनके जेनेटल्स को नहीं समझ पाए कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे लोगों को माता पिता छोड़ देते हैं समाज में धक्के खाने के लिए, जीविका जीने के लिए, तिरस्कार की भावना के साथ। उनका भी दिल है, उनका भी सेम पेट है, उनके भी सेम अरमान फीलिंग्स है। जब मैंने इस बात को महसूस किया, मैंने बहुत लोग इंटरव्यू लिया, पॉडकास्ट भी किया, मैंने पूछा जी आप काम क्यों नहीं करते? बोला बाबू हमको कोई काम नहीं देता, हम तो करना चाहते हैं, काम देगा तो हम रोजी रोटी जीना चाहते हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैं पहली बार पूरे भारत में ये मुहिम चलाने जा रहा हूँ। क्या कि मैं किन्नर समाज के लिए एक शानदार फैक्ट्री बनाऊंगा जिसके अंदर सारा ओन ऑपरेटेड बाय उनके कारण ही होगा। वही वही शटर खोलेंगे, वही बंद करेंगे, वही चलाएंगे, और ऐसा करके उन लोगों को वहाँ पे कमाने का मौका दूंगा। लॉस नहीं दूंगा, लॉस मेरा है, प्रॉफिट आपका है। ओके, ये मेरी कमिटमेंट है। और ऐसा कर उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट्री बना के पूरे भारत के अंदर हर इंसान को जगाऊंगा, हर कॉर्पोरेट को बोलूँगा भैया इनसे, चाहे मैं कहता हूँ जैसे पापड़ बनवाने का हो, चाहे भगवान के कपड़े सिलाई करने का हो, चाहे कोई और किस प्रकार के छोटे मोटे काम हो, लैंटर्न बनाने का है, कैंडल बनाने का, दुनिया भर के काम दुनिया करती है, ये क्यों नहीं कर सकते? आप इनको मौका तो दीजिए। ऐसा करके मैं चाहता हूँ अंकिता जी कि पूरे भारत में जितना भी किन्नर समाज है, 5 करोड़ लोग इस समय तरस रहे हैं ज़िंदगी जीविका जीने के लिए इज्जत से। वो हमेशा कहते हैं हमको लोगों को ताली बजा करके डांस करके करना पड़ता है। और देखो इंटरेस्टिंग बात, हम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए बुलाते हैं। घर बनता है तब आशीर्वाद लेते हैं, बच्चा पैदा तो आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेने को तैयार है, लेकिन अपने साथ इज्जत सम्मान अपने साथ बिठाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। आपको कहीं नजर नहीं आते हैं। दुर्भाग्य मानवता का, ये हक किसने दिया? किस मानव को दिया कि आप इसको रिस्पेक्ट करो ना करो? हर इंसान एक जैसा ही है। ट्रांसजेंडर को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज करके बोला है कि उनको समान स्थान देना चाहिए, और उसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो आप कौन होते हैं? मानवता के ठेकेदार किसने बना दिया आपको कि आप कहे कि नहीं ये तो हिजड़ा है, ये किन्नर है, ये हमारे लायक नहीं? किसने कह दिया ये बात? ये गलत है। भगवान राम के टाइम में भी भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया, भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, और अर्धनारेश्वर कहलाए जाने वाले लोगों को आप क्या कर डालें? तो मैंने क्या सोचा अंकिता जी कि मैं फैक्ट्री बना के पूरे भारत में सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई जो भी आपको लगे इनको काम दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिएगा, इनको अपनी डिग्निटी दीजिएगा। और मैं मान के चलता हूँ ऐसा करके आज मैं जोर से जोर चला रहा हूँ अंकिता जी। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, कितने तक जाएगी, कोई सुनेगा भी नहीं सुनेगा। लोग लगता है हाँ जी ये तो भाषण है, ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी के लिए कोई कर रहा होगा। मेरा इस तरह का कोई शौक नहीं है, ना मेरा कोई इस प्रकार का मन है, क्योंकि मेरे को किसी ने इंस्पिरेशन नहीं दी, मेरे दिल में खुद आई, तभी मैंने इस काम को करने की कोशिश करी है। और मैं मान के चलता हूँ पूरे भारत में जब जो जलाऊँगा, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भावना बदलेगी, और ऐसा करके इनको समान समाज मिलता हो, इनको इज्जत सम्मान प्यार मिलता हो, उसके लिए मेरी कोशिश है। और मैं उसमें अपनी मुहिम में चालू इस समय मैंने जारी रख रखा है। तो सर ये फैक्ट्री मॉडल अभी कहीं है रनिंग? क्या है अंकिता जी, जहाँ मेरी फैक्ट्री बनी हुई है गाज़ियाबाद में, उसके इर्द गिर्द मैंने कई लोगों को फैक्ट्री लगवाई इस समय। मेरी किन्नर समाज में कुछ लोगों से बातचीत चल रही है। मेरे सामने अभी तक कोई ऐसा ग्रुप आया नहीं है, या कोई ऐसी टीम नहीं आई है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो कि ठीक है जी ये काम करो। मैं जैसे लड़ से किसी ने बोला कि मेरा नाम, मैं एक को जानता हूँ, उनका नाम है कृष्णा मोहिनी, बॉम्बे से हैं। जैसे कृष्णा मोहिनी जी बोले कि कृष्णा की सुशील ऐसा है, मैं अपने साथ में 20-50 जो भी किन्नर समाज के लोग हैं उनको लेकर के और ये फैक्ट्री चालू करने को तैयार हूँ, आप हमें काम दे दो। मैं वायदा करता हूँ किता जी, आज आप आइएगा, लेस देन 24 घंटे में आपका काम चालू कर दो। 24 घंटे से कम में मैं आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा। आप पैसा कमाएंगे, इज्जत की गर्व की ज़िंदगी जिएंगे, आप अपनी खुद की गाड़ी में घूमेंगे, खुद की फैक्ट्री चलाएंगे। ये मैं सब करने को तैयार हूँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मैं सिर्फ उनसे कनेक्ट करके उनको आह्वान करना चाहता हूँ, उनको बुलाना चाहता हूँ रिस्पेक्टफुली, और इनको जिनको समझ में आए, जिनके दिल में हो कि हाँ भी चलो हमें इज्जत सम्मान मिल रहा है, एक अपने को कहते हैं ना कोई हमारे लिए कुछ करना चाहता है, प्लीज़ आ जाए, जुड़ जाएगा। और जितने लोग जानते हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बाकी सारे लोग सुन रहे हैं, हो सकता है उनको ना पता लगे, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आइए ना, आप हमको बताइए कि सर ये लोग हैं, इनसे बातचीत करें, इनसे बातचीत करें। मेरा नंबर दे दीजिएगा अगर जो आप चाहें कि मेरे से कनेक्ट करना है। तो हमारी कंपनी का नाम है एवरो, AVRO, एवरो फर्नीचर या एवरो रिसाइकलिंग। आप सुशील अग्रवाल भी टाइप करेंगे या डैडी ऑफ प्लास्टिक भी टाइप करेंगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। आप मेरे से कनेक्ट कीजिएगा, हमारे नंबर पर डायल कीजिएगा। हमारा नंबर, मोबाइल नंबर जो है, जो हेल्पलाइन नंबर है, वो है 9910039125, 99 100 39 125।
ये हमारा नंबर है, कंपनी का हेल्पलाइन नंबर, इस पर डायल कर सकते हैं मुझसे बात करने के लिए। इसके अलावा मेरी खुद की ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है SA, ऐसे सुशील अग्रवाल, SA@AVRO avrofurniture.com। एवरो फर्नीचर एक साथ लिखना है, बीच में गैप नहीं देना है, .com। मेरे पास ईमेल आ जाएगी उसकी। तो मैं वायदा करता हूँ दोस्तों, आप जहाँ भी हो, मैं आपको सारा सिस्टम प्रोसेस समझाऊंगा। और वायदा करता हूँ, नॉट ओनली किन्नर समाज, जो गरीब तबका भी है, जिसको लगता है कि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, हमें कोई जीविका का आधार नहीं मिलता, रात को भूखी सोते हैं, मत सोइएगा, मत सोइएगा, बहुत हो गया। कोई ना कोई आपके जीवन में इस समय क्रांति आने वाली है, प्रकृति बदलने वाली है। आपके जीवन में बदलाव लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप गरीब होकर के भूखे पेट नहीं सोएंगे। आपको नहीं सोना है, आपको सिर्फ ये करना है, मेरे कहे मार्गदर्शन पे चलिएगा, काम करिएगा। मैं वायदा करता हूँ, आपकी ज़िंदगी बदलने का प्रण मैं लेता हूँ, वो बदल जाएगी आपकी। गाइस, सर ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई ट्रांसजेंडर है, कोई किन्नर है, जिसे जॉब, एक अच्छी लाइफ जीने की इच्छा हो, तो प्लीज़ आप इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू गीता जी। सर, एक आखिरी सवाल, वो एक कोई ऐसा काम जो आप ने अभी तक नहीं किया और आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में। आपने इतना बड़ा एम्पायर तो क्रिएट कर लिया है, और क्या बचा है आपको करने के लिए? कोई आपका आपको कोई सिंगिंग, मतलब आपका कोई हॉबी या कोई ऐसी चीज़ जो आपने कभी करनी चाहिए हो लाइफ में, आप नहीं कर पाए हो बिकॉज ऑफ दिस बिजी शेड्यूल? क्या होता है अंकिता जी, जब आप गरीबी से जूझ रहे होते ना, तो आपके लिए सबसे बड़ी बैटल तो यही है कि आप अपनी गरीबी से बाहर कैसे निकले। ऐसे में अरमानों को तो आहुति देनी ही पड़ती है, सर, ये वो तो सब सही भस्म कहा हो आपने। जाते हैं। हमारे अरमानों की कोई वैल्यू और कीमत नहीं होती है, वो सब दबाए दबाए हम मर जाते हैं, है ना, जीवन भर जी करके। हाँ, मेरे भी बहुत सारे अरमान होंगे, मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, हेल्दी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ अंकिता जी। कभी मैं काम को बोझ समझ के करता था, प्रेशर समझ के करता था, क्या यार सुबह शाम लगे रहते हैं। आज मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे सोता हूँ, हर संडे भी काम करता हूँ। मुझे संडे मंडे किसको कहते हैं पता ही नहीं है। 365 दिन काम करते हैं, कभी छुट्टी लेता नहीं हूँ। तो क्या मेरे लिए मेरी पूजा, मेरी इबादत, मेरा कर्म, मेरी किस्मत, मेरा सब कुछ सर्वोपरि जो है वो कर्म है, काम है। और जो भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं कर्म करे जा रहा हूँ। मेरे 6 मिशन हैं अंकिता जी लाइफ में, जिनको मैं फुलफ़िल करना चाहता हूँ। अगर जो आप इजाज़त दें तो मैं समझा सकता हूँ एक बिल्कुल सेकंड। सर, बिल्कुल। पहला मेरा मिशन है मिशन प्रगति। प्रगति के अंदर मैं पूरे भारत में, जो आपने कहा था, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे लोगों को बिज़नेस देने को तैयार हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। 200 करोड़पति बनाए थे, नए 200 करोड़पति बनाने की तैयारी है। दैट इज़ वन। सेकंड है मिशन शुद्धि, जिसकी हमने बातचीत करी, जिससे प्लास्टिक को रिकवर करके उसको प्रोसेस करना चाहते हैं। आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से उसमें जुड़ सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करने को तैयार हूँ। तीसरा है ज्ञान दान। मैंने अपने जीवन के 100 दिन देश के नाम का डेडिकेशन प्लान बनाया है। वाह। क्या अंकिता जी, गरीबी के कारण मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, मैं सिर्फ 12वीं क्लास हूँ। लेकिन मैं इतना खुश नसीब हूँ, पिछले 17-18 सालों से मैं 85 कॉलेज में जाता हूँ। बीटेक MBA फार्मा स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ, गाइड करता हूँ, मेंटरिंग करता हूँ, और फैकल्टीज़ को भी ट्रेन करता हूँ। 1 दर्जन कॉलेज का मैं प्रोफेसर भी हूँ इस समय। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे ये सम्मान मिला। तो मैंने प्रण कर लिया है, 100 दिन मैं देश को देने को तैयार हूँ, मेरे भारत को देने को तैयार हूँ। जहाँ भी कोई कॉलेज वाला मुझे बुलाएगा, जिस प्रकार का ओरिएंटेशन सेशन 3 घंटे का मेरा होता है, बहुत ही शानदार सेशन है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। ना फ़्लाइट की टिकट, ना होटल की, ना खाने की, मुझे किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए। मुझे समाज ने दिया, प्रकृति ने दिया, जहाँ से आप मानते हैं मैं भी वहीं से मांगता हूँ, मुझे मिल रहा है तो मैं उसमें खुश हूँ। दैट इज़ थर्ड मिशन। फोर्थ मिशन है मेरा महादान। महादान क्या है अंकिता जी, कि मैंने आज से 26 साल पहले 2000 में प्रण लिया था कि मैं अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन डोनेट कर दूंगा। 36 ऑर्गन डोनेट कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कितने अच्छे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है। जितने अच्छे वो डोनेट हो जाएं, जो बाकी की बॉडी है वो मेडिकल स्टूडेंट को दी जाए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, और कुछ बच जाए तो गंगा जी में बहा दें। मेरा एक प्रण है, मैंने अपनी फैमिली को कहा है कि मैं जाने के बाद किसी और में जीना चाहता हूँ, तो उसको पूरा किया जाए। मैं पूरे भारत में मुहिम छेड़ना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि माँ ने, प्रकृति ने जो आपको दिया, जो आपके जाने के बाद, मरने के बाद जो आप अंग दे सकते हैं, हम देते नहीं हैं, प्लीज़ दान दीजिएगा, किसी और में जी के दिखाइएगा। क्योंकि 5 लाख लोग हर साल भारत में मर जाते हैं अंग के एब्सेंस में, जबकि हर सेकंड कोई ना कोई जा रहा है, लेकिन अंगदान बहुत ही कम लोग करते हैं, जो पेपरों में रिपोर्ट हो जाता है। तो मेरी कोशिश और इच्छा ये है कि पूरे भारत में क्रांति लाऊं, लोगों के दिल में करुणा पैदा करूं, उनके दिल में एक ही जागृति लाऊं कि भी आप भी अपना अंगदान का प्लान बनाइएगा, और ऐसा करके आप माँ प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। इसके अलावा मेरा मिशन है मिशन आशीर्वाद।
जो मैंने ट्रांसजेंडर के बारे में बताया कि उनको मैं ये नहीं मानता कि वो ट्रांसजेंडर है या तिरस्कृत फैमिली है, वो आशीर्वाद फैमिली है, उनको सम्मान दिलवाना है। और मेरा छठा मिशन अंकिता जी, मेरे को रिसेंटली पता लगा, मैं रोहिणी जेल गया हुआ था, जेल नंबर 16, कोई डॉक्टर पूनम उसने मुझे बुलाया था। मैं जब वहाँ गया 2 घंटे मैं कैदियों से मिला, तो बेचारे रो रहे थे, कुछ गाना बजा रहे थे, कोई गिटार बजा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा है, कोई मंदिर दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा था जैसे मैं कोई पता नहीं क्या मिनिस्टर आ गया हूँ। बहुत सम्मान दिया उन्होंने। फिर बहुत लोगों ने बोला, अपनी अपनी जीती, अपनी अपनी व्यथा बताई। 2700 से ज़्यादा उस समय वहाँ के जो कैदी हैं, वो सिर्फ इसलिए वहाँ पड़े हुए हैं कि उनको बेल अमाउंट नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला अच्छा चलो ये काम करो, 5,000 रुपये का बेल दे दो और आपको छोड़ दिया जाएगा। वो 5,000 रुपये उनके परिवार के देने के लिए नहीं है, तो इसलिए वो बेचारे वहाँ पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। अब सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। हम करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं, वेडिंग्स पे, पार्टीज़ पे, ब्लू लेवल बहा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं और ऐसे सोचते हैं वाह क्या बात है, गाड़ियों पे खर्च कर देना, ऐसा कर देना, इसलिए कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे मैं कहता हूँ एक बार ही सही अपने दिल में सोच के देखो, क्या आप उनको आज़ाद कर सकते हो, उनकी जीविका का आधार दे सकते हो, उनको जो छिन गया है प्रकृति के कारण, कह लीजिए उन्होंने गलती भी कर ली, मैं मानता हूँ गलती करी होगी, लेकिन गलती करने के बाद सज़ा भुगत ली और उसके बाद में अगर जो जज उनको जाने की इजाज़त दे रहा है, तो आपको कोई हक नहीं बनता है लेबल करने का कि चोर था उसने सज़ा भुगत ली, बात खत्म हो गई, उतने में छूट जाना चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मैंने अपने से प्रण बनाया है कि 1 लाख रुपये तो मैं अपने से दे रहा हूँ। एटलीस्ट मैं सोचता हूँ 10, 12, 15 कैदी जितने मैं छुड़ाऊँगा, मैं पूरे भारत को आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर जो आपके पास थोड़ा दिल है, आपको लगता है कि हाँ भी हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जो फाउंडेशन है सौभाग्य केयर फाउंडेशन, मैं उसकी डिटेल दे सकता हूँ। वो फाउंडेशन जेन्युइन है, ओरिजिनल है। मैं डॉक्टर पूनम से मिला हूँ, वो हर जगह जाती हैं। इसी प्रकार से ये एक जेल ऐसी है जहाँ पे कैदी जो है छूटने वाले रखे हैं, एक जेल ऐसी है जहाँ जुवेनाइल जब बच्चों को रखा गया है, एक जेल ऐसी है जहाँ सिर्फ लेडीज़ ही रहती हैं। उन सबको छुड़वाया जा सकता है। सिर्फ दुर्भाग्य क्या है, लोगों का पैसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में मैं एक मिशन आज़ादी के नाम से एक मुहिम चलाना चाहता हूँ, क्राउड फंडिंग कराना चाहता हूँ। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एंटरप्रेन्योर्स, जितने बड़े-बड़े लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे लोगों को छुड़वा करके मुझे लगता है पूरे भारत के 50% कैदी जेलों से छूट सकते हैं, जिन्होंने कोई जघन्य अपराध नहीं किया, बहुत बड़ा सीरियस ऑफेंस नहीं किया हुआ है, छूट करके अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, मैं अंकिता जी ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में जॉब भी दूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनके ऊपर ना लेबल जब लग जाता है कि ये चोर है, जेल वाला है, जो भी है, तो लोग उनको तिरस्कार की भावना से देखते हैं। मत करो यार, पता नहीं किसकी क्या मजबूरी कहाँ किसको कहाँ ले गई, कौन जाना चाहता है। अगर जो बेचारा कोई चला भी गया है तो उसकी ज़िंदगी जीने का हक है, कि अल्टीमेटली पेट तो लगा हुआ है, वो तो ख़त्म नहीं हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है अंकिता जी कि मैं 6 मिशन पे जो काम कर रहा हूँ, उसमें सारे मिशन मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। मैं माँ शारदा से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं इन मिशंस में कोई ना कोई जोत से जोत जला दूँ, कोई ना कोई चिंगारी फैला दूँ, कोई ना कोई रास्ता बना दूँ, किसी तरह से पूरे समाज के कल्याण के लिए मैं कुछ कार्य कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। सर इस ऑब्जेक्टिव में हम सब भी आपके साथ शामिल होना चाहेंगे, किसी भी तरीके से। हम ये नहीं कह सकते कि हम इस तरीके से या उस तरीके से, अब जैसे भी आपको लगे, हम सब आपके साथ हैं इस ऑब्जेक्टिव में आपके। थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट सर। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने इतनी सारी नॉलेज शेयर की और लोगों को इतना सारा ज्ञान दिया है कि पीपल आर मोटिवेटेड सर राइट नाउ। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। अंकिता जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। आपने मेरे लिए समय निकाला, वरना मैं छोटा सा आदमी, मेरी कौन सुनता है। सर आपने मेरे लिए समय निकाला सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। और मेरे साथ कोई जुड़ना चाहता है किसी मिशन में, चाहे कॉलेजेस के लिए हो, आज़ादी के लिए हो, मिशन आशीर्वाद के लिए हो, मिशन महादान के लिए हो, या मिशन शुद्धि के लिए हो, जिसके लिए भी, मैं सबको आह्वान करता हूँ पूरे भारत में, मेरे लिंक्डइन पे, मेरे इंस्टा पे, मेरे फेसबुक पे, जहाँ करके आपको कमेंट डालना है, कुछ छोड़ना है, आपको बोलना है कि आप जुड़ना चाहते हैं, या मेरे ईमेल आईडी पे या हमारे मोबाइल नंबर पे प्लीज़ जुड़ जाइएगा। आपको इतना वायदा करता हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ जो भी काम होगा सात्विक भाव से, सच्चाई से, ईमानदारी से होगा। यहाँ कोई बोगस, होकस पोकस किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है जो अमूमन आप देखने को मिलता है। इतने पॉडकास्टों में इतना डेटा आता है, सब इंसान कंज्यूम होकर परेशान हो जाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है, कुछ ना कुछ मांग रहा है। अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है, अच्छा ये समझाएंगे, सब कुछ करके बोला अच्छा जी ये दे दो, वो दे दो, वो मांग लेते हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो प्रकृति ने दिया मैं उससे संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर जो कुछ है तो मैं पूरे जीवन भर अपनी आखिरी सांस तक समाज के लिए, चाहे कहते हैं पसीने की बूंद हो, चाहे खून का कतरा हो, चाहे रोम रोम हो, देश के नाम, समाज के नाम, मेरे भारत के नाम। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर अगेन।